नमस्कार। आप सबका आज स्वागत है यहाँ पे। जो स्वदेशी हार्ट एग्जीबिशन लगा है उसके तहत ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम लोग बहुत खुशी है कि हमारे साथ श्री उमाशंकर पांडे जी आज पधारे हैं। साथ में डॉक्टर भरत भाई भी पधारे हैं और हमारे एक्सटेंशन सर्विसेज कमेटी के मुकेश भाई भी हमारे साथ आज यहाँ पे, मयूर भाई जोशी यहाँ पे है। मुझे ये खुशी है कि हमारा जो सेंटर है एनवायरनमेंट रिलेटेड, उसके हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के भीष्म पितामह सर भी यहाँ पे है और डांगाज सर भी यहाँ पे है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि आज आप सबकी हाजिरी से सर हम लोग बहुत खुशी है। देखिए, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी जो है उनका नाम जो है वो उनका नाम है पानी के पहरेदार। पानी पे उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, जैसे गार्डियन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। पानी पे उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है और हमारी जो पुरानी संस्कृति को पूरा ध्यान में लेते हुए हर खेत में पानी के लिए बंध बनाना, मिट्टी का बंध बनाना, और करते 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 उनके जो इलाका है जहाँ पे वो काम करते हैं उसको उन्होंने इतना समृद्ध बना दिया है कि वहाँ पे हमें बताया गया है कि 1050 विलेजेस में उन्होंने ये जखनी मॉडल से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इंस्पायर होके 1050 विलेजेस में ये पूरा काम जल क्रांति अभियान किया है। सर जो भी बात कर रहे हैं वो जो हमारे पुराने मॉडल थे जो आज भी रिलेवेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं। और आज इतना अच्छा है कि जब स्वदेशी हाट यहाँ पे लगी है तब भी सर इसकी बात पे आए हैं कि हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी क्या हुआ करती थी और कैसे गांवों को समृद्ध किया जाता था। सर जो है जखनी विलेज, बांदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। सर को बहुत से रिकॉग्निशन मिले हैं। नीति आयोग ने भी सक्सेसफुल कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन मॉडल के लिए सर को बहुत बधाई दी है। और आप सबको जान के खुशी होगी कि सर को 2023 में हमारा जो पद्मश्री अवार्ड है उससे उनको नवाजित किया गया है। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी उनकी बहुत प्रशंसा करी है। इवन कोई मीटिंग में वो होते हैं तो वो कहते हैं पानी के पहरेदार आ जाओ करके। तो मुझे ये भी खुशी है कि हमारे साथ डॉक्टर भरत भाई पटेल है जो अपने आप में एक डेंटिस्ट है बट साथ साथ में ये भी एक बड़ा कार्य कर रहे हैं। प्रांत के संघ चालक भी है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में वो काफ़ी अहम भूमिका अपनी निभा रहे हैं। डॉक्टर भरत भाई का भी एक ही वो रहता है कि भाई सोशल रिफॉर्म्स करो और स्वदेशी एक्टिविटी पे फोकस करो। और आज अगर देश के कोने कोने तक अगर समृद्धि लानी है तो शायद इससे बड़ा कोई अभियान नहीं हो सकता है। मैं चाहूँगा सर कि एएमए की तरफ से आपको हम लोग एक छोटा सा मोमेंट आधा मिनट। सर आपको ये जान के खुशी होगी कि एएमए जो है उसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने करी थी। और डॉक्टर विक्रम साराभाई का भी यही मिशन होता था बड़े पैमाने पे कि जो भी ये स्पेस प्रोग्राम करना है वो
सोशल बेनिफिट्स के लिए करना है, दिखावे के लिए नहीं कि भाई यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए, बट उसके जो बेनिफिट्स है वो सोसाइटी तक पहुँचे। तो जिस थीम से ये मैनेजमेंट एसोसिएशन भी जिनकी कृपा से काम कर रहा है अभी भी, वही थीम आपका है सर, और बहुत खुशी है वो जान के। सर को ऑलरेडी हमारे देश की कई IITs, IIMs, बहुत से विश्वविद्यालय, कई जगह पे कम से कम 100 जगह पे उनको अभी तक इनवाइट किया गया है कि ये उनका जो मॉडल है और कैसे उन्होंने जल क्रांति लाए वो शेयर करें। हम लोग सुन के भी आई थिंक हमारे घर पे कुछ ले जा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सर मैं गुजारिश करूंगा आपका वक्त आज के बड़े महत्वपूर्ण विषय के कार्यक्रम में हम सबको मार्गदर्शन दे रहे डॉक्टर भरत भाई पटेल जी, सम्मानीय प्रशांत गुप्ता जी, हम सबके मित्र डॉक्टर मयूर जोशी जी, गुजरात के 25 जिलों से भारतीय सनातन की कला को लेकर एक जगह हम स्वदेशी हाट पर बैठेंगे, ऐसे हमारे मित्र। मेरे मित्र मयूर भाई ने जब मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया तो मुझे लगा कि मैं गांव का हूं और मेरा पूरा जीवन गांव में कटा है। हमारे देश की जो परंपरा रही है, संस्कृति रही है, वो देने की रही है। हम ऐसे वस्त्रों का निर्माण करते थे कि माचिस की डिब्बी में साल आ जाता था। वो जो बुनकर थे हमारे, आज भले ही अब बुनकर अपने बेटे को बुनकर नहीं बनाना चाहता, किसान अपने बेटे को किसान नहीं बना रहा है, क्योंकि हमने उस कला का संरक्षण नहीं किया। कला को पालने के लिए एक उदाहरण के तौर पे मैं देखूंगा, पटोला साड़ी की बात करता हूं। एक साड़ी को बनाने में 5 कारीगर 6 महीने में एक साड़ी बना पाते हैं, और उस साड़ी के लेने वाले भी नहीं हैं। हमारी जो कास्ट कला थी, जो हमारी, लोहा तो बहुत बाद में आया, हमारे यहां पत्थर से पत्थर को जोड़ने की जो कला थी, वस्त्र हमारा था। और वस्त्र हमारा ऐसा था कि जिस वक्त मैंने एक भीनी भीनी करके चदरिया, एक कार्यक्रम नाटक में मैं गया था, वह पूज्य नाना जी, भारत रत्न नाना जी, जो प्रयोग उन्होंने किए, उस प्रयोग में उनके चरणों में मुझे सीखने का मौका मिला। जो भी पद्म सम्मान है, बहुत सारा, अभी आप नेट पे सब पे, जब मैं कोई लेक्चर देता हूं तो नई पीढ़ी नेटवर्क पे सब देख लेती है। वो मेरा बहुत कुछ नहीं है, नाना जी का है। वो हम सब नाना जी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। आज आपने अच्छा ये किया, जो हमारी नई पीढ़ी है वो ये नहीं जानेगी कि गुड़ कैसे बनता था। पानी का रहट में जब स्कूल गया पढ़ने के लिए तो लकड़ी की स्लेट हमें दी गई थी और बोर का दिया गया था।
पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ते थे 55 वर्ष पहले। मैं 61 साल मेरा हो रही है, मेरी उम्र हो रही है। भारत की जो घड़ा बनाने की कला थी, मिट्टी का घड़ा, ऐसी कौन सी विधि थी कि उसमें पानी डाल दीजिए ठंडा रहेगा? क्या कला थी! तांबे का घड़ा, लोहे का घड़ा, पीतल का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, लकड़ी का घड़ा। हमारे यहां वस्त्र पहनते थे, ऐसे वस्त्र बनाए जाते थे जिन वस्त्रों पर हथियार काम नहीं करते थे, गोली फिसल जाती थी। गोली जो होती थी वो फिसल जाती थी वस्त्र से। हमारे यहां के संगीत में इतनी ताकत थी कि संगीत जब बजता था तो पानी बरस, मेघ पानी देने को मजबूर हो जाते थे मेघमल्हार में। दीपक राग जब हमारे यहां शुरू होता था तो दीपक जल जाता था, माने वरुण देवता, वाग्नि देवता को आना पड़ता था। ये हमारी कलाएं थी, हुनर था। हमारे देश का किसान नहीं था, हुनरमंद था। हम सबकी किसानी थी, बढ़ई की किसानी थी, लोहार भी किसान था, कुम्हार भी किसान था, कपड़े धोने वाला भी किसान था, जूते को हमारे बनाने वाला भी किसान था, सब किसान थे। जिसके लिए आज आप बैठे हैं, मुझे अभी जब मैं आया तो इस संबंध में कुछ ब्रीफ एक बहन मुझसे बता रही थी। आप सबको, हमको मिलकर के, शायद हम अंतिम सदी के व्यक्ति होंगे, अंतिम सदी के व्यक्ति होंगे। हल म्यूजियम में रखा जा रहा है, इससे ज्यादा बड़ी समस्या क्या होगी? हल म्यूजियम में है, गाड़ी बैल, जिस गाड़ी से, हल माने सभी समस्याओं का हल जिसमें है, बलदाऊ का हथियार है हल। ऐसी कोई समस्या नहीं जो हल से नहीं हल हो सकती। खेती करने वाला व्यक्ति हल से करेगा, और पहला किसान बलदाऊ को अगर माना जाए, कृष्ण भगवान के भ्राता को, तो उनके दो हथियार हैं, हल और मूसल। क्या हम गुड़ बनाने के एक बुनकर अपना परिवार भी पालता था। ताना बाना, ये जीवन ताना बाना है। धागे से धागे को जोड़कर व्यक्ति को वस्त्र बना के दे दिया जाता है। तो हमारे देश के जो ऋषि मुनियों की परंपराएं थीं, ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया था, क्या हम उस ज्ञान को संरक्षित कर पा रहे हैं? मुझे खुशी है कि आज आपने इतना सुंदर प्रयास किया है, और मैं आयोजक मंडल को बधाई देता हूं कि आपने सबको जोड़ा। अब जरूरत है जोड़ने की। रामकृष्ण परमहंस जी विद्यालय जा रहे थे, तो उनके गुरु ने कहा कि आपको 5 साल, रामकृष्ण जी 5 वर्ष तक आप जोड़ सीखते रहे हो, अब अगला जो 6वां वर्ष हो रहा है, अब घटाने की पढ़ाई पढ़ाऊंगा। उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया, कहें गुरु जी जब आपने मैं जोड़ पढ़ा दिया तो घटाने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा। हमारे पास कुएं की वो बनावट थी। अभी 100 के नोट में जो आपका रानी की बावड़ी देख करके आया हूं, 9 मंजिल में पानी है। लकड़ी का कितना सुंदर महल बनता था। साड़ी का काम, लकड़ी का काम, बर्तन के ऊपर जो नक्काशी होती थी, कच्चे मिट्टी के घर बनते थे। जो किला उस जमाने में बनता था, आज हमारी हिम्मत है कि पहाड़ को काट करके हम खजुराहो बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि जो आपने सबने जिस तरीके से आज 25 जिले से हमारे मित्र इस कला को संयोजित कर, ये फायदे की कला नहीं है, ये फायदे का व्यापार नहीं है। 1 मीटर बुनकर अगर कपड़ा बनाता है, पूरा घर लग जाता है बुनाई में, तो उस कपड़े को पूरा घर अगर रहेगा तो 5 मीटर कपड़ा बना पाता है, जिसमें वो 1.5 किलो उसका ताने का, आधा किलो बाने का सब जोड़ दिया जाए। लकड़ी का एक ऐसा यंत्र जिसमें कुछ भी लोहा नहीं लगता, और कितना सुंदर वस्त्र तैयार होता है। क्या इन पावर लूम के सामने हम टिक पाएंगे? भागलपुरी चादर, मऊरानीपुर का चादर, चंदेरी की साड़ी, पटोला की साड़ी, बनारस की साड़ी, क्या हम इसको बचा पाएंगे बहुत दिन तक? उम्मीद हुई, और उम्मीद किसने जगाई? मैं किसी दल में नहीं हूं, मेरा कोई दल से लेना देना नहीं है। मैं एक ऐसे विद्यालय का विद्यार्थी हूं जहां केवल जोड़ना सिखाया जाता है।
लेकिन उम्मीद जगी इसी मिट्टी के लाल जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने जगा दी। अगर कोई अच्छा काम करता है तो तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, उनके साथ खड़ा भी होना चाहिए। वो हमारा इतिहास याद करेगा, इस देश में प्रधानमंत्री को हमारा इतिहास याद करेगा। ये गुजरात की पवित्र भूमि है। बापू जैसे सरदार पटेल जी महान बड़े बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक की भूमि ने दिए हैं। साबरमती इस भूमि से है, सरस्वती मैया इस भूमि से है, लेकिन यह भूमि महान है कि नरेंद्र भाई जैसा भी बालक इस भूमि ने पैदा किया। भारत की जो भी संस्कृति है, मेरा राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन भारत की धरोहर की अगर कोई संस्कृति है, उसे बचाने के लिए कोई व्यक्ति अगर 24 घंटे प्रयत्नशील है तो माननीय मोदी जी है। मैं जिस विद्यालय का विद्यार्थी हूं, मैं जिस काम के लिए मुझे आप सबके बीच में पहचान मिली है, मैं पानी का विद्यार्थी हूं। मैं पानी पर काम करता हूं। उस विषय में थोड़ा सा आपके काम के साथ जोड़ूंगा, क्योंकि पानी नहीं होगा तो कपास नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो लोहा नहीं बनेगा, कटेगा, पानी नहीं होगा तो सीमेंट नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो ये भवन का निर्माण नहीं होगा। तो पानी का जो अर्थतंत्र है, जो कुछ आपको बचाना है, अगर हीरा भी काटना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, और पिंडदान भी करना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं आपके सामने 10-15 मिनट में पानी की बात मुझे कही गई कि थोड़ा मैं उस पर भी प्रकाश डालूं। जब मां के गर्भगृह में हम थे तो पानी में थे, जब बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, जब चिता पे रखे गए तो घड़े में क्या था, परिक्रमा में क्या था, पानी था, और जो राख बनी वो कहां डाली गई, पानी में डाली गई। तो व्यक्ति का निर्माण पानी से हुआ और पानी से समाप्त हुई। जब व्यक्ति आपके घर में आता है तो आप स्वागत में क्या देते हैं, पानी देते हैं। गरीब से गरीब घर में हो सकता है, गरीब आदमी के घर में 10 दिन का भोजन ना हो, 2 दिन का भोजन ना हो, लेकिन उसके घर में 50 साल पुराना जल होगा, क्योंकि उसके पुरखे तीर्थ यात्रा पर गए होंगे और क्या लाए होंगे, जल लाए होंगे। ये बिजली काहे से बनी, पानी से। किससे बनी, पानी से। ये भवन जो बना है इसमें ईटा लोहा गारा सब लगा, अगर पानी नहीं होता तो ये नहीं बनता। पानी बेजान को जोड़ता है। आंख का पानी खत्म हो जाएगा, व्यक्ति अंधा हो जाएगा, दिमाग का पानी खत्म हो जाएगा, व्यक्ति पागल हो जाएगा। और जब पानी कम होता है शरीर में तो क्या चढ़ाते हैं, पानी ही चढ़ाते हैं, भले ही उसको हम ग्लूकोज कहें, कुछ केमिकल डाल देते हैं। वो पानी के विद्यार्थी, पानी के अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने सारे जीवन पानी पढ़ा है, मैं तो उनके सामने इतना जानकार नहीं हूं। लेकिन हमने किसानों के साथ संवाद किया, काम किया, जो परंपरागत हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी जिस पर आज आप बैठे हैं, वो नए साबुन, पानी को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला है तो ये केमिकल साबुन का है। गंगा और यमुना के देश में जहां दूध और दही नहीं बिकता था, एक पानी का बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। 10 रुपए की बोतल है, 50 रुपए की बोतल है, 100 रुपए की बोतल है, 500 रुपए की बोतल है, 1000 रुपए की बोतल है और 5000 रुपए की बोतल है। पानी की बोतल, और उसके नाम अलग हैं, एल्कलाइन वाटर, विटामिन वाटर, मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। एक बड़ा बाजार आ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में, भारत में कब्जा किया पानी पर। सबसे पहले हमारे पानी की आजादी छीनी हमसे। लाखों साल पुराना पानी, हरित क्रांति के नाम पर धरती माता के पेट में करोड़ों छेद कर दिए हमने, बटन दबाया, निकाल दिया। क्या से सोचा? इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी संवेदनशील हुए। उन्होंने कहा ये पानी का बाजार खत्म हो, इसके लिए जल जीवन लेके आए कि चलो साफ सुथरा पानी हर आदमी को मिलेगा, पैसे नहीं उसमें लगेंगे। दुनिया में हमारी आबादी 18% है, जमीन हमारे पास 4.5% है, पानी हमारे पास 1% है, मीठा पानी। एक व्यक्ति अपने जीवन में 1 लाख लीटर पानी चाहिए उसे पीने के लिए, पूरे जीवन में। अगर 80 वर्ष जीता है, हमारे यहाँ औसत उम्र 80 वर्ष की है, कितना पानी पीना है उसको? 2.5 लीटर पानी। मेडिकल साइंस 2600 ग्राम पानी की बात करता है, हम 3 लीटर की बात करते हैं। तो 100 वर्ष जीने के लिए 1 लाख लीटर पानी चाहिए। हम बर्बाद कितना करते हैं? नहाने में, धोने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, पोछा लगाने में, सब्जी धोने में, गाड़ी धोने में प्रतिदिन 200 लीटर एक आदमी पानी बर्बाद करता है। क्या हम आधा गिलास पानी नहीं ले सकते?
कभी हमारे पुरखे जब विदेश जाते थे तो वहां लोग पूछते कहां से आए हो, कहते थे हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती है। क्या गंगा और यमुना के देश में पानी का बाजार अच्छा है? 140 करोड़ को व्यक्ति को भोजन देना है, हमको अपने को भी देना है देश को, और बगल में जो हमारा दुश्मन बैठा है उसको भी हम भोजन देते हैं। काल बैठा है, काल को भी पालते हैं। हमारी देश की संस्कृति ऐसी है कि हम सबको व्यवस्थित करते हैं। तो हमें भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, भवन चाहिए, रोड चाहिए, और पानी का बेटा पेड़ है। लोग कहते हैं परमात्मा के यहाँ जाता है, कुछ नहीं ले जाता। मैं कहता हूं व्यक्ति परमात्मा के यहाँ जाता है, झूठ बोलता है, 5 कुंटल लकड़ी ले जाता है। 5 कुंटल लकड़ी मेरी माता जी ले गई, 5 पिताजी ले गए जलने के लिए, 5 मेरे नाना ले गए, नानी ले गई, बाबा और दाई ले गए। 30 कुंटल लकड़ी मेरे घर के व्यक्ति ले गए, 5 मैं ले जाऊंगा, 5 मेरी मत्ती ले जाएंगे। 40 कुंटल लकड़ी ले गया, मैंने एक पेड़ नहीं लगाया। 1 मिनट में भारत में 20 बच्चे पैदा होते हैं। पर मिनट हमको 2000 लीटर फ्रेश पानी चाहिए पर मिनट, और 1 घंटे में कितना चाहिए? 28,80,000 लीटर पानी 1 घंटे में चाहिए हमको, ताजा पानी चाहिए। और 1 बरस में 1.5 अरब लीटर मीठा पानी चाहिए। पानी घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, और 1 मिनट में 5 व्यक्ति परमात्मा के यहां जाता है। 25 कुंटल लकड़ी, एक्सीडेंट छोड़ दीजिए, बच्चे छोड़ दीजिए, अपनी उम्र करने की बात कह रहा हूं मैं। 25 कुंटल लकड़ी पर मिनट जलने के लिए चाहिए। 1 घंटे में कितनी चाहिए? 300 कुंटल। 1 दिन में कितनी चाहिए? 3600 कुंटल लकड़ी भारत में जलने के लिए चाहिए। और 1 बरस में 1,75,00,000 कुंटल लकड़ी जलने के लिए चाहिए। हरियाणा के पास उतने पेड़ नहीं, केवल राज्य भर में। हम सोचते हैं कभी? आज एक अवसर था, हमसे वरिष्ठ बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मयूर भाई मेरे मित्र हैं, उनकी इच्छा थी मैं आपके पास आऊं, संवाद करूं। हमारा जो भारत का जल ज्ञान है वो बड़ा पुरातन ज्ञान है हमारे पास। हमारे यहाँ प्रार्थना जो की गई है, अग्नि की प्रार्थना पहले ही वेद के श्लोक में की गई है, सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है। फिर हमने प्रार्थना करी जल की, फिर वायु की करी, पृथ्वी करी, आकाश की करी। हम उस देश की संस्कृति की व्यवस्था जहां न्याय का आधार पानी है, गंगा और तुलसी उठा लीजिए, न्याय हो गया। आदमी कहते थे भाई गंगा उठा लो, न्यायाधीश है पानी। पानी में जो कंप्यूटर आया किससे आया? पानी से आया। कंप्यूटर की मेमोरी किससे आई? पानी से आई। परमाणु काहे से बना? पानी से बना। रिएक्टर काहे से बना बिजली का? पानी से बना। किलोमीटर किससे आया? पानी से आया। घड़ी का टाइम किससे आया? पानी से आया। किलोमीटर किससे आया? पानी से आया। किलोमीटर किससे आया? पानी से आया। पानी का विद्यार्थी हूं, थोड़ा मैं इसलिए आपके साथ, एक नींबू बनने में, एक नींबू के निर्माण में 100 लीटर पानी लगता है। 1 किलो गेहूं बनने में 1100 लीटर पानी लगता है। 1 किलो चावल बनने में 2,500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो पनीर बनने में 5500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो घी बनने में 7,500 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो मछली बनने में, मांस बनने में 25,000 लीटर पानी लगता है। 1 गुलाब का फूल बनने में 60 लीटर पानी लगता है। अपनी थाली में अगर 10 ग्राम जूठन छोड़ते हैं तो 35 लीटर पानी छोड़ते हैं आप। हमारे पुरखे, हमारी बहनें, इस देश में पानी के लिए युद्ध हुआ है। पहला युद्ध जो हुआ वो भोजन के लिए हुआ था, वर्ल्ड वार। दूसरा हुआ था वो पेट्रोल के लिए हुआ था। और तीसरा किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? पानी के लिए होगा। हम सब कुछ बना सकते हैं, पानी नहीं बना सकते। हम पेड़ नहीं बना सकते, पेड़ उगा सकते हैं। हमको सब कुछ चाहिए। हम अपने बच्चे को उसका जीवन बीमा ना करें, अपना जल बीमा करें। हम बच्चे को धन ना दें, जल धन दें। पानी को गाड़ें। खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, और जंगल का पानी जंगल में, तालाब में रहे। आज परिस्थिति क्या हो गई है? हमारे हिस्से में ब्राजील के पास सबसे ज्यादा पानी है। दुनिया की निगाह भारत का जो पानी था अमृत था। बीमार व्यक्ति गंगा जल पी लेता था। गंगा जल में 100 साल रख लीजिए, कीड़े नहीं पड़ते। क्या है? दुनिया शोध कर रही है, उस पानी पर शोध कर रही है दुनिया। दुनिया में कोई नदी ऐसी नहीं है। अगर भारत सनातन है तो गंगा के कारण है, संतों की साधना है तो गंगा के कारण है। चूंकि मैं आप सबसे निवेदन करूं कि हमें, आपको, राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ तो देना सीखें। कभी काकोरी कांड के 100 बरस हुए हैं परसों। इस देश के नौजवानों ने, 21 वर्ष का नौजवान फांसी में चढ़ जाता है।
भगत सिंह देश के लिए, लक्ष्मीबाई बलिदान हो जाती हैं 24 वर्ष में देश के लिए, मंगल पांडे बलिदान होते हैं देश के लिए, अशफाक उल्लाह बलिदान होते हैं देश के लिए। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें? हम बच्चों को देश के बारे में समझाएं। हम नहीं रहेंगे, देश रहेगा। देश को रहना चाहिए। जिस परिवार से मैं सीखता हूं, उस परिवार के 100 वर्ष हो रहे हैं। 100 वर्षों तक लाखों पर स्वयंसेवकों ने इस देश के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका अदा की है। जहां अस्पताल नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, वस्त्र नहीं थे, भोजन नहीं था, यातायात के साधन नहीं थे, लोग डरते थे, आदिवासी डरते थे लोगों से मिलने के लिए। हमारे परिवार के लोग उनके पास गए, भोजन दिया, गले लगाया, समाज की मुख्यधारा से जोड़ा, जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत काम करना है देश में। मैं पानी का विद्यार्थी हूं। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो पानी बचाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी के पति पानी में रहते हैं। शंकर जी गंगाधर हैं, कृष्ण कालिंदी में खेले हैं, प्रभु राम सरजू मैया में खेले हैं। प्रभु श्री राम का सारा जीवन वनवास काल का नदियों के किनारे रहा है। वो वन के राजा थे। पिता दीन मोहि कानन राजू। हमारे जब जल का संकट नहीं था, तब हमारे कबीर, महान कबीर, जो जिस विधा पे आप बैठे हैं, कबीर उस विधा के बड़े विद्वान व्यक्ति थे। वो लिखते थे कि पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। तुलसी बाबा और बढ़िया लिखते हैं, शीत जल पावक गगन सिमीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। रहीमदास जी कहते, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इतने बड़े बड़े लोगों ने पानी के बारे में चिंता की, पेड़ के बारे में चिंता की। आपकी जो कला है, आपके पास जो हस्तशिल्प है, आप जो कुछ भी लेकर के आए हैं, इसको संभालना आप संभाले हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस संस्था ने, इस बड़ी संस्था है अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिस संस्था ने अद्भुत प्रयास करके आप सबको जोड़ा। ऐसे काम भागीरथी प्रयास है। इस देश में जो 5 जल योद्धा पैदा हुए, पहले जल योद्धा महाराज भागीरथ जो गंगा लेके आए, दूसरे जल योद्धा माता अनसुईया जो मंदाकिनी लेकर आई, और तीसरे जल योद्धा महाराज भोज जिन्होंने भोपाल में दुनिया का सबसे बड़ा तालाब बनाया, और चौथी जल योद्धा महारानी दुर्गावती जिन्होंने आदिवासियों के क्षेत्र में लाखों तालाब बनाए, और 5वीं जल योद्धा महारानी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने भारत के सभी तीर्थ स्थलों में तालाब बनाए। तालाब बनाना मतलब एक पेड़ 10 पुत्र समान। हमारे यहां पुण्य का काम का है। सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, उत्सव में तालाब बनते थे, दंड में तालाब बनते थे, और आपातकाल में तालाब बनते थे। तालाबों की एक श्रृंखला थी हमारे यहां। वो तालाब कहां गए? हमने तालाब में नहाया है। मेरी मां कहती थी 100 ग्राम पानी में नहाओगे कि 100 सेर पानी में नहाओगे कि 20 सेर पानी में नहाओगे। हम छोटे थे, हमने कहा मम्मा अम्मा किस में नहाया जाएगा मां? तो मां कहती थी अगर अच्छा नहाना है तो 100 ग्राम पानी में नहाओ, और कुछ कम नहाना है तो कुएं पे जाओ, बाल्टी से नहाओ, और 100 सेर में नहाना है तो बटन दबाओ नहाओ। तो मैंने कहा कैसे हो? जाओ तालाब में जाओ, डूब के आओ। कितना पानी लगेगा? 100 ग्राम पानी लगेगा। मिट्टी लगाओगे, नहाओगे, धोगे, जब बाहर निकलोगे तो कोई पानी तो बचे। कोई पानी ऐसा तो नहीं कि आपके शरीर में रहेगा। एक गांव में 2500 व्यक्ति एक तालाब में नहाते थे। तालाब का पानी वैसे बना रहता था। तालाब के किनारे सुंदर वृक्ष होते थे, उसके बगल में कुआं होता था, बगल में मंदिर होता था। वो पानी रिचार्ज होता रहता था। 25 लाख तालाब कहां चले गए? अहमदाबाद जब, जिसका पहले जो नाम रहा होगा, अहमद के पहले इसकी जो व्यवस्था रही होगी, उस जमाने में कितने यहां तालाब होंगे, कितनी अच्छी नदियां रही होंगी। सारा भाई एक महान, जिसने सब कुछ अपना दान में दे दिया, आज इतना बड़ा सब देश के लिए दान में दे दिया। आप हमको सबको अपने भारत के गौरव के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है? 100 साल जब हमारे देश के लिए होंगे, हम पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे, भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे, आत्मनिर्भरता कैसे करेंगे? विश्व में सोने की चिड़िया भारत को कहते थे। सोने की खदानें तो भारत में नहीं है। हमारे पुरखों ने कहां से व्यापार किया होगा, कितना इस देश में लाए होंगे। एक कर्नाटक में थोड़ा एक खदान है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। उन पुरखों ने सैकड़ों साल पहले कितनी मेहनत करके दुनिया से, ईमानदारी से इस भारत में सोना लाए होंगे, चांदी लाए होंगे, जवाहरात लाए होंगे।
और हम सोने की चिड़िया बन गए। विश्व हमारे ज्ञान का लोहा मानता था। ऋषि मुनियों ने, संस्कृत ने, संतों ने, साधुओं ने कितना यहां पर त्याग किया है। जो भी आपके पास कला है, हस्तशिल्प कला है, लोह कला है, काष्ठ कला है, निर्माण कला है, औषधि कला है, स्किल कला है, इन सब का निर्माण, इन सब का दिशा हमारे संतों ऋषि मुनियों ने दिया है। और पानी के विषय में तो कुरान पुराण कुछ भी हो, दोनों पानी के महत्व की बात करती है। बाइबल में जाइए, चर्च जाइए तो होली वाटर से स्वागत होगा, मंदिर में जाइए तो चन्नामृत प्रसाद मिलता है, गुरुद्वारे में जाइए तो अमृत चखना कहा गया है। और हमारे इस्लाम के साथी तो सोचते हैं जब उनका सबसे पवित्र स्थल है, पूजा स्थल है, दर्शन देव स्थल है, तो कहते हैं भाई हम हज करने जा रहे हैं, मक्का मदीना जा रहे हैं। वहां भी जाते हैं तो अबे जमजम का पानी उन्हें पवित्र करता है। तो आज आपके बीच में मैं अवसर मिला, फिर कभी एक जल ज्ञान की, जल कथा की, जल क्रांति जन क्रांति बने, जल आंदोलन जन आंदोलन बने। पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। मैं जहाँ से आता हूँ, अभी डॉक्टर साहब के साथ हम लोग संवाद कर रहे थे, आपने हमसे पूछा तो मैंने ये बात रखी कि उस मेरे इलाके में मालगाड़ी से पानी जाता था। बुंदेलखंड वही बुंदेलखंड है, भूखा बुंदेलखंड, प्यासा बुंदेलखंड, पलायन बुंदेलखंड, ऐसी राजनीतिक चर्चा होती थी। बांदा से चित्रकूट प्रतिदिन सवारी ट्रेन में पानी जाता था, ट्रेन पलट जाती थी। पूज्य नाना जी ने, संघ परिवार ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलकर एक अभियान चलाया। उसका श्रेय भले ही मुझे दिया हो सरकार ने, लेकिन हमने सबने उस सवारी गाड़ी में, मालगाड़ी में पानी की बात होती थी। आज बुंदेलखंड के बांदा से मालगाड़ी में धान जाता है बाहर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं, भूखा बुंदेलखंड, प्यासा बुंदेलखंड कहते थे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश सरकार को चित्रकूट मंडल ने बेचा है। हमने 700 करोड़ का धान बेचा 5 वर्षों में, किसानों ने बेचा। एक मंत्र दिया था, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सरपंचों को पत्र लिखा। एक मन की बात, प्रधानमंत्री जी ने 100 की मन की बात में 4 हमारे बांदा के कामों का उल्लेख किया। अभी 5वीं बार पिछले सप्ताह उन्होंने हमारे कालिंजर किले का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री जी ने उत्साह बढ़ाया। हमने कोई एनजीओ नहीं बनाई, हमारी कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, एक नए पैसे का अनुदान नहीं। पूज्य नाना जी ने कहा था कि समाज की भागीदारी से समाज के लिए काम करना है तो समाज को जोड़ना पड़ेगा। हमको, आपको ये कलाएं जो बचानी, जो बेटियां कलाएं लेकर आई हैं, जो भाई हमारे कला लेकर आए हैं, हाट में हम सब देखेंगे उनके साथ संवाद। उनके संवर्धन के लिए क्या कर सकते हैं? केवल ताली बजाने से काम नहीं होने वाला, एक पोस्टर बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छी बंसी बजाने वाला, मैं पंडित रामप्रसाद हरिप्रसाद चौरसिया साहब पद्म विभूषण हैं, क्योंकि हम लोगों का एक संगठन है, उस संगठन का भी मैं थोड़ा संगठन का महामंत्री हूं, तो इस नाते हम लोग सब लोग मिलते रहते हैं। देश भर के जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण लोग हैं, मिलते रहते हैं। भारत में मुझे थोड़ा एक और ज्यूरी कमेटियां हैं, उसमें भी मैं मेंबर हूं, नेशनल अवार्ड कमेटी में, कभी नीति आयोग में, जल प्रबंधन में, कभी कहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे सब मिलने का अवसर मिलता है। बड़े कलाकारों से मिलने का अवसर मिलता है, लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, कभी उनके बायोडाटा में हमारे पास आते रहते हैं। जो अच्छा काम करता है उसका बायोडाटा ही नहीं पहुंच पाता वहां तक। अच्छे काम करने के बड़ी अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद्म सम्मान और अच्छे लोग खोज के ले आए, लेकिन जिनके पास कलाएं हैं, वो कला का व्यक्ति को सम्मान करने के लिए हमें उनकी जानकारी नहीं हो पाती है कि कौन से वो लोग हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग काम करने वाले हैं, उनकी एक टीम बननी चाहिए, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बननी चाहिए। दुनिया आपको ढूंढ रही है। अपने बच्चों को हम केवल इंजीनियर ना बनाएं, डॉक्टर ना बनाएं, आईएएस ना बनाएं, हम अपने बच्चों को किसान भी बनाएं, अच्छा बुनकर बनाएं, अच्छा कारीगर बनाएं। ये सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, तो कौन कौन करेगा देश में? हमें काम करने वाली चाहिए, हमें कान भरने वाली नहीं चाहिए। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हमें आदरणीय डॉक्टर साहब को सुनना है, हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, संघ के हमारे मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में हम जैसे तमाम कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता काम को सीखते हैं। एक जंगल में आग लग गई, जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी ला रही थी।
आग में डाल रही थी। हाथी ने चिड़िया से पूछा, चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे आधा बूंदा पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, मैं नहीं जानती बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन हर चीज का इतिहास लिखा जाता है। ये संस्था साराभाई जिन्होंने इसको निर्माण किया है और ये इतना सुंदर काम आने वाली पीढ़ी के लिए किया है, उन्होंने कहा हर चीज का इतिहास लिखा जाता है। मेरा नाम भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। राम का सेतु बन रहा था। गिलहरी पानी में, समुद्र के पानी में पूंछ को भिगोती थी, बालू में लपेटती थी और सेतु में डालती थी। भगवान श्री राम देख रहे थे तो गिलहरी को अपनी गोद में बैठालते हैं। वो प्रभु श्री राम, वो भगवान जिनके लिए कोटि वर्षों तक तपस्या करने वाले संत जिनकी गोद नहीं पाते, लेकिन निस्वार्थ भाव गिलहरी का भगवान श्री राम की गोद में जाता है। जटायु को भगवान की गोद मिलती है। सबरी मां के झूठे बेर खाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है। और मैं अंतिम बात एक कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये मां और पिता से बड़ा सृष्टि में कोई नहीं है। मां जो स्वयं गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, भूखे रहकर भोजन देती है, वो मां होती है। पिता तो नौबाह मां चिंता करता है, लेकिन मां तो जिस दिन से हम मां के गर्भ में आते हैं उस दिन से भोजन त्याग देती है, नींद त्याग देती है, सुख त्याग देती है और अपना जीवन संकट में डाल के हमको जन्म देती है। और पिता जिसके बैंक में पैसे नहीं जमा करते, पर जब हम 1000 मांगते हैं तो 200 रुपये जरूर मिलते हैं। वो कपड़े नहीं पहनता, सुख नहीं देखता, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, खेत में रहता है और अपने बेटे के लिए पैसे इकट्ठे करके पढ़ाता है। आज एक बड़ी दिक्कत की बात है कि वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। वृद्धाश्रम अच्छा नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। 4-6 भाई बहनों को माँ बाप पालते हैं, 6 भाई बहन मिलकर माँ बाप को नहीं पाल रहे। जो अच्छा काम आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, आईआरएस बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, अगर वह व्यक्ति अपनी माँ के पैर छूता है, पिता के पैर छूता है, उस व्यक्ति को मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रतिष्ठान का नाम मां के नाम पर रखें, पिता के नाम पर रखें, पूर्वजों के नाम पर रखें, दादा दादी के नाम पर, नाना नानी के नाम पर रखें। परिवार टूट रहे हैं, कुटुंब टूट रहे हैं। मेरे पास 5000 नंबर हैं, मेरे भाई का नंबर नहीं है, मेरी बहन का नंबर नहीं है, मेरे चाचा का नंबर नहीं है। मैं अपने परिवार कुटुंब को जोड़ नहीं पा रहा हूं। कुटुंब को जोड़ना है। सब कुछ तब चलेगा, व्यापार चलेगा, धन धान्य चलेगा, बड़े होंगे, हम चांद पर पहुंच रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। पूज्य नाना जी कहते थे, हमारे संघ परिवार के वरिष्ठ जन कहते हैं, परिवार को जोड़ना है। हो सकता है मेरा भाई मुझसे कमजोर हो सकता है मेरी बहन मुझसे कमजोर हो, मैं अपने बराबर पर कैसे ला सकता हूं? जब मैं परिवार को लाऊंगा, गांव को लाऊंगा, तब देश को लाऊंगा। मेरा एक निवेदन आपके साथ ये था कि मां और पिता, अगर कैंसर जैसी बीमारी किसी को है और अपने माता और पिता के चरणों का चरणामृत ले और 51 दिन तक पीता है तो कैंसर ठीक हो जाती है। ये माता पिता का आशीर्वाद है। एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ राजकुमार पिता के वचन मानता है और वनवास चला जाता है। जब वापस आता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के आता है। एक ऐसा देवता जिसका सर अलग है, धड़ अलग है और माता पिता की परिक्रमा करता है, वो प्रथम देवता बन जाता है। उसका क्या नाम है? श्री गणेश। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं IIT, IIM विश्वविद्यालयों में, तो मैं समझता हूं मेरे सामने रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, मीराबाई हैं, दुर्गाबाई हैं, लक्ष्मीबाई हैं। ये हमारे देश के बच्चे हैं। इस देश में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, 1/3 जनसंख्या पढ़ रही है, 12 लाख हमारे इंटर कॉलेज और प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल हैं, 80,000 हमारे पास इंटर कॉलेज हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 1133 हमारे पास IIT, IIM विश्वविद्यालय हैं। हम उन बच्चों को शिक्षा, जल ज्ञान की शिक्षा दें, पानी की पाठशालाएं चलाएं, हम जल का विश्वविद्यालय बनाएं, हम जल का म्यूजियम बनाएं, हम वाटर की लाइब्रेरी बनाएं, हम पानी के प्रति जागें।
अगर नहीं जगे तो भीख में भोजन तो मिल जाता है, पानी नहीं मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, आपकी पूरी संस्था को और माननीय मेरे भाई मयूर भाई जोशी जी को और यहाँ पर हम सबके पटेल साहब बैठे हैं, आदरणीय प्रशांत गुप्ता जी और यहाँ की पूरी टीम, आप अपने कार्यक्रम में जो आपने मुझे जिसके लिए बुलाया है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, जानकार नहीं हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ। बहुत सारी फिल्में या डॉक्यूमेंट्री बनने से कोई बड़ा नहीं बनता, ना पद्मश्री मिलने से बड़ा बनता है। बड़ा बनता है, नाना जी कहते थे चलते रहो। जो चलता है उसका भाग्य चलता है, जो दौड़ता है उसका भाग्य दौड़ता है, जो सोता है उसका भाग्य सोता है, जो रोता है उसका भाग्य रोता है। कभी फिर मैं आपके बीच में एक पानी की पाठशाला या पानी को लेकर के आपकी संस्था में जब मुझे अवसर मिलेगा आपके बीच में आऊँगा। आज ही से लग जाइए, नहीं तो कल देर हो जाएगी। हमारे बच्चे, हमारे राष्ट्रगान में जल अधि तिरंगा कहा गया है, जल का हम राष्ट्रगान करते हैं, राष्ट्रगान में जल का गान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। આ કક્ષમાં ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવોને મારા પ્રણામ। આજનો પ્રસંગ છે સ્વદેશી હાટના ઉદ્ઘાટનનો। નીચે જઈશું, જ્યારે ઉદ્ઘાટન કરીશું તો બધી વસ્તુઓ જોવા મળશે। તો સ્વદેશી એ ફક્ત વસ્તુઓ પૂરતી મર્યાદિત વસ્તુ નથી। આપણે સમજવાની જરૂર છે સ્વદેશી ભાવ, જીવનમાં સ્વદેશી ભાવ આવે એટલે સ્વદેશી ભાવની વિચાર કરીએ તો ક્યાં સુધી પહોંચશે? તો જો મારે કલોલની અંદર એક સાબુ મળતો હોય, બનતો હોય અને હું વાપરું તો એ વધારે સ્વદેશી છે કલકત્તામાં બનેલા સાબુ કરતાં। ભલે આપણા જ દેશમાં કલકત્તા છે ને કલોલ પણ અહીંયા જ છે। તો નજીકમાં નજીક જે છે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચો બચે, બાકી બધા વિષયો ભલે, પણ એ સ્વદેશી ભાવ એટલે મારું પોતાનું નજીકનું શું છે? હવે સ્વદેશી ભાવ એ વસ્તુઓ પૂરતો ન રહેતા હવે સ્વદેશી શબ્દ છે ને એને આગળ ઓર વ્યાપકની જરૂર છે। એટલે સ્વબોધ, આપણું શું છે, આપણા દેશનો ઇતિહાસ, આપણા દેશની પરંપરા, વાત કરીએ આપણને પાણી માટેની ટેકનોલોજી, આપણી પરંપરાગત શું હતી, તો એ બધું આપણું શું છે એને ઓળખીએ। અને આપણું છે એટલે કંઈ બાપના કૂવામાં ડૂબી મરવાનું છે એવું નથી, પરંતુ એને યુગાનુકૂળ કરીને આપણે કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ આજના સમાજમાં। આજે આપણે એમને કહીશું કે ભાઈ ના ના તમે આટલા બધા 6 લેન ને 8 લેન રોડ બને છે અને પછી ગામડામાં નેળિયા હતા, જે નેળિયા તો ખરેખર બહુ ઉપયોગી હતા। ખેતર કરતાં નેળિયું નીચું હોય, વરસાદનું પાણી આવે ત્યારે નેળિયામાં થઈને જતું રહે, ખેતરમાં પાણીનો ભરાવ ના થાય અને એ જ નેળિયું પાછું બાકીના દિવસોની અંદર ત્યાં વાહન વ્યવહાર એટલે ગાડાને જ આવવા જવા માટે થઈને કામમાં લાગતું। માણસો પણ એ નેળિયામાં જ પ્રવાસ કરતા। તો આ પ્રકારેની સ્થિતિ છે। તો આજે આપણે એમ કહીશું કે આ બધા રોડ બંધ કરીને નેળિયા જ ચાલુ કરી દો, તો ના, આજના સમયની જે આવશ્યકતા છે એના માટે એની એ પણ આજે પ્રસ્તુત છે, એવું નથી કે એક। તો આપણું જેટલું છે એને યુગાનુકૂળ કરીને એ ભાવને કઈ રીતે લઈશું? એટલે આપણે એમ કહીએ કે સ્વદેશીની વાત કરીએ એટલે ત્યારે કે કોકા કોલા કંપની વિદેશી છે। તો સ્વદેશી કોણ બનાવે છે આવું પીણું? તો કે પેલું જીરા કંઈક આવે છે એ બનાવે છે, એ કંઈ, તો કે ના, હવે આપણું શું છે જ્યારે સમજવા બેસીએ ને તો આપણી છાશ છે, લીંબુ પાણી આપણું છે, નાળિયેર પાણી આપણું છે। કહેવાતું આજે આવેલું પીણું આપણું નથી, એ આપણી સ્વાસ્થ્યને બગાડે છે। તો સ્વબોધ આપણું શું છે? સ્વતંત્ર પણ શબ્દ એક છે। તો આપણે સ્વાધીન તો થયા કે કોનું શાસન કોનું રહ્યું કે આપણા લોકોનું શાસન આવ્યું, પણ સ્વતંત્ર થયા। તંત્ર તો જૂનું ચાલે છે જ છે, ચાહે ન્યાય વ્યવસ્થા હોય, પોલીસ એક્ટ હોય, કોઈ પણ હોય, તો તંત્ર તો બધું વિદેશ વખતનું જ છે। તો સ્વદેશીની જ્યારે વાત કરીએ છીએ એને બહુ વ્યાપક રીતે વિચારવાની છે। આ કે તે વસ્તુ પૂરતું સ્વદેશી નથી, પણ આ બધા એટલા માટે વોકલ ફોર લોકલ આપણે ત્યાં કહેવામાં આવે છે। જે મેં શરૂઆતમાં વાત કરી, તો લોકલ એટલે ફક્ત આ દેશનું જ નહીં, આપણે ત્યાં પણ, અરે સીધી વસ્તુ છે, સેવાઓમાં પણ। વિજાપુર પાસેનું એક ગામ, ત્યાં હું ગયો મળવા એક ભાઈને, તો ક્યાં ગયા છે? તો કે વાળ કપાવા ગયા છે। તો મેં કીધું આવી જશે ને 15 મિનિટ? ના ના, એ તો વિરમગામ ગયા છે, જોશીપુરા ગામ। હવે ત્યાં તે ગામની અંદર હું ગયો, આ તો
25 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. પણ એ વિરમગામ વાળ કપાવા ગયા. પછી મેં સમજાવ્યું કે તમારા ગામનો પૈસો તો વિરમગામમાં જતો રહ્યો, અહીંના વાળ કપાવ્યો તો એ પૈસો આ ગામમાં જ રહેતો. જેવી રીતે આખા દેશની અર્થતંત્રની વાત કરીએ છીએ તો એ ગામના અર્થતંત્રની એટલે વિકેન્દ્રિત વ્યવસ્થાની વાતો કરીએ, પણ વિકેન્દ્રિત ક્યારે થાય? તો ગામનું પૈસો ગામમાં રહે. જેમ પાણી કીધું ને કે ઘરની છતનું પાણી ઘરમાં રહે, સોસાયટીનું પાણી સોસાયટીમાં રહે, ગામનું પાણી ગામમાં રહે, એમ આર્થિક પ્રવૃત્તિ પણ એ રીતે જ રહે. તો એનો લાભ શું છે કે અરે ભાઈ તમે એને પૈસો આપ્યો તો એ તમારી કરિયાણાની દુકાન છે તો એ વાણંદ છે એની હાથમાં પૈસો આવશે, તમારે ત્યાંથી કરિયાણું ખરીદશે તો તમારું ચક્ર ચાલશે. તો આ પ્રકારે સ્વદેશીની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો એ સ્વદેશી ભાવ ખૂબ વ્યાપક છે. કલ્પનાઓ આજે ચાલે છે, વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યનો વાત ચાલે છે, તો હવે એ કલ્પના સ્વદેશી છે કે નહીં? તો નથી. કારણ કે વ્યક્તિ સમાજનું યુનિટ આપણે કહીએ તો સમાજ યુનિટ શું, તો વ્યક્તિ આવે એમ છેલ્લે, પણ ના, આપણા દેશમાં સમાજનું યુનિટ પરિવાર છે, કુટુંબ છે. તો આ યુનિટ કઈ રીતે મજબૂત બને? તો સમાજનું યુનિટ પરિવાર જો મજબૂત હશે, સંસ્કારી હશે, હળીમળીને રહેવાવાળું હશે, બાહ્ય બધી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી શકે, ઊભા રહે એવા હશે, એકબીજાનો આધાર હશે, કોઈ ડિપ્રેશનમાં નહીં જાય, કોઈ આપઘાત નહીં કરે, તો આ પ્રકારેનો પરિવાર, તો એની અંદર સંસ્કારની વ્યવસ્થા નાની વસ્તુથી, હમણાં જળની જ વાત કરીએ તો આપણે સવારના પહોરમાં જ્યારે નાહવા બેસીએ ત્યારે કેટલી જળ લઈશું? પવિત્ર જળ તો આત્મની જેટલું જ લઈએ છે ને. પવિત્ર જળ હોય ને પાછા માથે ચડાવીએ એમાંય 2 ટીપા બચાવીને. તો એ જ રીતે જ્યારે ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદા સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધિ કુરુ, તો આ બધી નદીઓના જળ મારા આ અડધી ડોલ પાણીમાં આવી ગયા. એ અડધા ડોલથી નહીં શકાય સરસ રીતે, પરંતુ ભાવ શું થાય એની સાથે? તો કે આ બધા પવિત્ર જળ જ્યારે અહીંયા આવ્યા છે અને એનાથી હું સ્નાન કરું છું, પવિત્ર થઈ ગયું. ગંગા સ્નાન કરે છે તો માણસ પવિત્ર થાય છે. બધા કહે છે ને પાપ ધોવાઈ જાય, પણ પાપ ધોવા અત્યારે નથી ધોવાતા એવું ઘણા લાગે. એનું કારણ છે પાપ પણ હોશિયાર થઈ ગયા છે. આપણને વળગેલા પાપ છે ને, જ્યારે આપણે ગંગા નદીમાં પ્રવેશ કરીએ એટલે આપણા શરીર પરથી ઉડી અને બાજુના ઝાડ ઉપર બેસી જાય. આપણે સ્નાન કરીને પાછા આવીએ એટલે પાછા આપણને વળગી પડે. એટલે પછી આજની વાત નથી. કથા સુણી ફૂટ્યા કાન તોય અખા ના આવ્યું. અખાએ કેટલાય વખત પહેલાં કહ્યું છે. તો સ્નાન ખૂબ કર્યા તીર્થોની અંદર તો પણ કશું ફરક ના પડે એમ કહ્યું છે. એટલે છેવટે આ બધી બાબતોમાં ભાવ મહત્વનો છે. મનનો ભાવ શુદ્ધ હોય તો આ બધું. તો એક ભાવ કર્યો કે આ મારા પવિત્ર નદીઓના જળ મારા ડોલના પાણીની અંદર આવી ગયા છે. એ ભાવ કર્યા પછી સફેદ કપડાં પહેરીને ચોમાસામાં માણસ બહાર નીકળે તો શું ચિંતા કરે? બાજુમાંથી સાયકલ એ તરત આમ જોઈ જાય કે આ છાંટો ના ઉડવો જોઈએ મારા સફેદ કપડાં ઉપર. તો આટલા ચોકનના કોઈ અપવિત્ર કાર્ય મારાથી ના થઈ જાય. કેમ? મેં પવિત્ર જળથી સ્નાન કર્યું છે. કોઈ ખોટું કામ મારાથી નહીં જાય, મને કોઈ ડાઘ ન લાગી જાય, મારા ચરિત્ર ઉપર ડાઘ લે એવું કોઈ કામ મારાથી ના થાય. આ ભાવ મનની અંદર જેટલી અંશે થાય. હવે આ બધી વાતો કુટુંબમાં બેસીને કરવાની છે. આ હોલમાં અહીંયા આ કક્ષમાં આપણે સાંભળી લીધી એટલાથી નથી. એ તો કાર્યક્રમ છે, કાર્યક્રમની ફોર્માલિટી પ્રમાણે આપણે બધું કરીએ, પૂરું થશે 6 વાગે તો આપણે નીચે જવાનું છે. તો વધારે આ વાતને લાંબી નહીં કરતા એટલું જ છે કે જે છે એ સ્વદેશી ભાવમાં સ્વબોધ આપણું શું છે એને જરા ઊંડેથી સમજીએ. કાલગણનાની પણ વાત કરીએ તો મનુ મહારાજ 8,000 વર્ષ પહેલાં થયા, ગાયત્રી મંત્ર 7,000 વર્ષ પહેલાં રચાયો, રામાયણ 6,000 વર્ષ અને મહાભારત 5,000 વર્ષ પહેલાં થયું. તો આ બધાની અંદર પણ તમે જુઓ કે વિશ્વામિત્ર અલગ અલગ સમયે 2 વખતે 2,000 વર્ષના ગાળામાં વિશ્વામિત્ર છે. તે 1000 વર્ષ જીવ્યા હશે તો વિશ્વામિત્ર એક ઉપાધિ હશે, અમુક પ્રકારનું કામ કરનાર વ્યક્તિ હશે. તો આ પ્રકારેના ઇતિહાસને પણ સમજીએ. એવું ના માનીએ કે આમાં ગપગોળા છે. તો આપણો જે ઇતિહાસ છે એને પણ સમજીએ. તો આપણું શું છે આ દેશ, એની પરંપરા, એના મહાપુરુષો, એના માટે જેણે જીવન નવછાવર કર્યું છે એ બધાને આપણે સમજીએ તો સ્વદેશી ભાવ આપણી અંદર જાગૃત થયો એમ કહેવાશે. અને આજનું આ સ્વદેશી હાટનો જે આપણો કાર્યક્રમ છે એ ફક્ત વસ્તુ પૂરતો ન રહેતા ભાવ સુધી વિસ્તરે એવી અપેક્ષા સાથે વિરમું છું.
मैं आज के कार्यक्रम में आभार दर्शन के लिए खड़ा हुआ हूँ, पर मैं आज इसलिए दोनों महानुभाव, मेरे बड़े भाई, पानी के पहरेदार, जल योद्धा, माननीय डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, मैं उनको पद्मश्री सम्मान है, पर वो हमेशा बहुत प्यार से, कभी ये नहीं जताया उन्होंने कि मैं पद्मश्री पुरस्कार हूँ। मेरे हमेशा ये है कि मयूर भाई आप जो कहेंगे वही करेंगे। तो किसी बड़े महानुभाव का भी फ़ोन आया उनको, तो 5 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपको अगर बात करनी है तो मयूर भाई से करिएगा, मैं वहाँ हूँ, मैं 2 दिन उन्हीं के साथ रहूँगा, उन्हीं के साथ संग दृष्टि से जो बात होगी उसी हिसाब से बात करूँगा। तो ऐसे सरल और सहज डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी और हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के गुजरात के माननीय संघ चालक जी, परम आदरणीय डॉक्टर भरत भाई पटेल सर, स्वबोध और भाव की जो कुटुंब प्रबोधन की उन्होंने बात करी है, हम सब जानते हैं कि स्वदेशी, क्योंकि मैं स्वदेशी जागरण मंच का एक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और एएमए के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, एक्सटेंशन कमेटी का सदस्य हूँ। तो स्व का बोध जो सरल और सहज हमारे माता पिता ने हमें दिया है, वो हमें जीवन में, हम कितना भी पश्चिम के उपभोक्तावाद की तरफ चले जाए, वो कभी कहीं और से नहीं मिलेगा। जब तक हम अपने परिवार को साथ लेके चलेंगे, तब तक, हम गुजराती में कहते हैं, दुनिया जीतवा निकळ्यो छू। तो दुनिया जीतने का सरल और सहज आसान जो बात है, वो श्रद्धेय डॉक्टर भरत भाई पटेल साहब ने करी कि परिवार को साथ लेके चलेंगे तो हमें कभी भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमारे लिए जीवन सरल सहज हो जाएगा। मैं अपने आप को सिर्फ 3 शब्दों से जीवन में जीता हूँ कि कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं और भटकना नहीं। क्योंकि आप कहीं अटक जाएंगे तो आपकी अविरतता खत्म हो जाएगी, तब उस प्रक्रिया और परिस्थिति में भटक जाएंगे, और भटक जाएंगे तो फिर आप उसी परिस्थिति को मन में आगे ढूंढते चलेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप लटक जाएंगे। आपके साथ जो प्रक्रिया और परिस्थिति का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया है वो तो कहीं आगे बढ़ जाएगा, आप जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो एएमए जो सबको अविरत आगे बढ़ाने की पहल और प्रक्रिया करता है, उस परिप्रेक्ष्य में आज स्वदेशी हाट का आयोजन किया गया है। आप दोनों महानुभाव और आप सब यहाँ पधारे, इसलिए आप सबका ऋण स्वीकार करता हूँ। आप ये ऐसे ही हमारे साथ एएमए के कार्यक्रमों में जुड़ते रहेंगे, ऐसी कामना के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से हम पीछे की साइड पैविलियन में स्वदेशी हाट का उद्घाटन के लिए जाएंगे। हमारे साथ वहाँ पे जॉइंट इंडस्ट्रियल कमिश्नर गुजरात सरकार के आरडी बराट साहब भी जुड़ेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।